हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और सर्वोच्च न्यायालय और कोयला खादान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है बाजार की बदलती गतिशीलता के कारण प्रतिस्पर्धा आयोग का महत्व। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत CIL के आचरण की जांच करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार को बरकरार रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड CIL की अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने CIL को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे से बाहर करने हेतु कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया, जिस पर पहले अनुचित गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। संबंधित मुद्दा क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2017 में CCI ने विद्युत उत्पादकों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते में अनुसूचित और भेदभावपूर्ण शर्तें आरोपित करने हेतु CIL पर 591 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस कंपनी को उच्च कीमतों पर कम गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करने एवं आपूर्ति मापदंडों तथा गुणवत्ता के संबंध में अनुबंध में अपारदर्शिता शर्तों का अनुसरण करते हुए पाया गया था। CCI ने तर्क दिया कि कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनी बाजार की ताकतों में स्वतंत्र होकर काम करती है और भारत में गैर कोकिंग कोयले के उत्पादक एवं आपूर्ति में बाजार प्रभुत्व का लाभ लेती है। नोट, आइए देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड CIL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और आपूर्ति करता है। यह कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के तहत संचालित होता है, जो इसे देश में कोयला खनन और वितरण पर एकाधिकार देता है। वर्ष 2010 में विनिवेश तक CIL पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली इकाई थी। वर्तमान में सरकार के पास 67% शेयर प्रतिशत के साथ बहुमत हिस्सेदारी है। CIL और CCI के तर्क क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग CIL का रुख और कॉमन गुड का सिद्धांत समझते हैं। तो देखिए, CIL कॉमन गुड को बढ़ावा देने और एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में कोयले का समान वितरण सुनिश्चित करने के सिद्धांतों के आधार पर काम करती है। एकाधिकार की स्थिति क्या है, आइए समझते हैं। कुशल कोयला उत्पादन और वितरण के लिए स्थापित एकाधिकार के रूप में अपनी स्थिति का दावा करने हेतु CIL 1973 के राष्ट्रीयकरण अधिनियम को संदर्भित करता है। विभेदक मूल्य निर्धारण क्या है, आइए समझते हैं। CIL बड़े परिचालन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और कल्याणकारी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कैप्टिव कोयला उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण लागू करता है। राष्ट्रीय नीतियों के लिए निहितार्थ क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, CIL की कोयला आपूर्ति राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करती है, जैसे बढ़े हुए आवंटन के माध्यम से आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना। CIL कोयला आपूर्ति की राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करती है, जैसे बड़े आवंटन के माध्यम से आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना। CCI का पक्ष, राघवन समिति की रिपोर्ट 2020, आइए देखते हैं। तो देखिए, CCI ने राघवन समिति की रिपोर्ट 2020 का हवाला दिया, जिसका निष्कर्ष था कि CIL जैसी राज्य के एकाधिकार वाली कंपनियां राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में नहीं है और उन्हें प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। यह बाजार में प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। गैर आवश्यक वस्तु वर्गीकरण क्या है, आइए देखते हैं। CCI ने इस बात पर जोर दिया कि वर्ष 2007
हाथ से कोयले को आवश्यक वस्तु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम को भी वर्ष 2017 में 9वीं अनुसूची ऐसे कानून जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती से हटा दिया गया था। इससे पता चलता है कि कोयला बाजार की गतिशीलता के अधीन है और इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से छूट नहीं दी जानी चाहिए। उपभोक्ताओं पर प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। CCI ने कोयले की कीमतों और आपूर्ति में उतार चढ़ाव से विद्युत उत्पादन कंपनियों पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों की ओर ध्यान आकृष्ट किया, जिसका उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। CIL द्वारा अनुचित मूल्य निर्धारण अथवा आपूर्ति प्रणाली का सीधा असर उपभोक्ताओं के हितों पर पड़ेगा। सरकारी स्वामित्व और आपूर्ति संबंधी आवंटन क्या है, आइए देखते हैं। CIL द्वारा विद्युत कंपनियों को की जाने वाली कोयला आपूर्ति राष्ट्र के कल्याण हेतु कोयला आपूर्ति से जुड़ी है। CCI का तर्क था कि कोयले की निरंतर आपूर्ति, अनुबंधों का अनुपालन, उचित मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता सुनिश्चित करना आम लोगों के हित में है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है, आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के आधार पर छूट संबंधी CIL के तर्क को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम से छूट नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने प्रतिस्पर्धी तटस्थता के विचार और समान अवसर की आवश्यकता की पुष्टि की तथा फैसला सुनाया कि विशेषज्ञता क्षेत्र की परवाह किए बिना संगठनों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समानता की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। यह निर्णय कुशल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में प्रतिस्पर्धा के महत्व पर प्रकाश डालता है। कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 क्या है, आइए देखते हैं। कोयला संसाधन के तर्कसंगत, समन्वित और वैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत कोयला खनन विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। लोहे एवं इस्पात उत्पादन में निजी कंपनियों द्वारा कैप्टिव खनन तथा अलग अलग छोटे क्षेत्रों में उपपट्टे पर देने के लिए वर्ष 1976 में अपवाद पेश किए गए थे। वर्ष 1993 में हुई संशोधनों ने विद्युत उत्पादन, कोयला धुलाई और अन्य अधिसूचित अंतिम उपयोगों के लिए कैप्टिव कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी। कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला खदानों का आवंटन एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सिफारिशों पर आधारित था। सरकारी अधिसूचना द्वारा सीमेंट उत्पादन में कैप्टिव उपयोग के लिए कोयले की खनन की अनुमति दी गई थी। इस अधिनियम ने सीमित प्रावधानों के साथ भारत में विशिष्ट क्षेत्रों एवं उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु कोयला खनन पर सरकारी नियंत्रण को स्थापित किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने का उत्तरदायित्व इस सांविधिक निकाय पर है। यह मार्च 2009 में एकाधिकारी एवं प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम 1969 की जगह स्थापित किया गया। इस अर्ध न्यायिक निकाय का कार्य मामलों में राय देना और उनका समाधान करना है। संरचना क्या है, आइए देखते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम शुरुआत में वर्ष 2002 में पारित किया गया था तथा बाद में वर्ष 2007 के प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। इसे बाद में वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। इस नवीनतम संशोधन का उद्देश्य लेन देन मूल्य के आधार पर विलय और अधिग्रहण का विनियमित करना, मामलों का निपटान करना तथा प्रतिबद्धता के साथ जांच के आधार पर त्वरित समाधान हेतु एक रूपरेखा तैयार करना और अधिनियम के तहत कुछ विनिर्दिष्ट अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना है। यह प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। यह भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल
प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले संयोजनों को नियंत्रित करता है। संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। सरकार ने वर्ष 2017 में कॉम्पैक्ट को बदलकर इसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT कर दिया। CCI के कार्य और भूमिका क्या है, आइए देखते हैं। प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों पर राय देना। प्रतिस्पर्धा की वकालत करना। सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करना। आर्थिक वृद्धि एवं विकास के लिए उपभोक्ता कल्याण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। आर्थिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा नीतियों को लागू करना। भारतीय बाजार एकाधिकार से संबंधित अन्य निर्णय क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बारे में समझते हैं। आइए देखिए। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को रेल की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए SAIL की जांच करने हेतु CCI के आदेश को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि SAIL को प्रतिस्पर्धा अधिनियम से छूट नहीं थी और प्रारंभिक चरण में इस आदेश पर कोई अपील नहीं किया जा सकती थी। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि कॉम्पैक्ट के सक्षम किसी भी अपील में CCI एक आवश्यक अथवा उचित पक्ष था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाम गूगल LLC एवं अन्य 2021 क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, CCI ने भारत के स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड ऐप स्टोर बाजारों में गूगल द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं की जांच करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की। उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र की कमी और गूगल के पास अपना मामला पेश करने का कोई अवसर न होने के कारण CCI के आदेश को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने CCI की जांच पर रोक लगा दी और इसमें शामिल सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।